हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके दुबे, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय मुरादनगर, आयत निर्माणी से आपके समक्ष पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के रास्ते नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कक्षा 11वीं का 11वां पाठ है। बच्चों, यह वीडियो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में चीन और जापान की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के विषय में जानकारी दी गई। दूसरे वीडियो में आपको जापान किस प्रकार से आधुनिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ता है उसके विषय में विस्तार से बताया गया है। और तीसरे वीडियो में आपको बताया गया है कि चीन किस प्रकार से आधुनिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ता है। और उसमें तीसरे वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है कि दोनों के रास्ते किस तरह से आधुनिकीकरण के लिए अलग अलग थे। राजनीतिक व्यवस्था। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर आता है। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जो सम्राट था वह क्योटो से शासन कर रहा था और 12वीं शताब्दी आते आते यह अपनी शक्ति शोगुनों के हाथ, जो मिलिट्री लीडर्स थे उनके हाथों इसकी शक्ति कमजोर हो जाती है और असली सत्ता शोगुनों के हाथ में चली जाती है। शोगुन सम्राट के नाम पर शासन करते हैं। 1603 से लेकर के 1867 तक तोकुगावा परिवार का इस पद पर कब्जा रहता है। उन्होंने पूरे देश को 250 भागों में बांट दिया था और उस पर फ्यूडल लॉर्ड्स, दैमियों का शासन था। जो शोगुन थे वह इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखते थे और इनको जो राजधानी एदो थी, जिसको आधुनिक टोक्यो बोला जाता है, उनको अपने पास रखते थे। अगर हम समाज को देखें तो समाज सबसे शीर्ष पर सम्राट है और अगर नीचे देखें तो लोअर क्लास पीपल हैं, मर्चेंट्स हैं। जो सम्राट है वह नाम मात्र का शासक है और असली सत्ता शोगुनों के हाथ में है। उसके बाद दैमियो है, फिर उनकी मदद के लिए समुराई है जो वॉरियर क्लास है। इसके बाद बच्चों रोनिन है और फिर किसान तथा अन्य प्रकार के आर्टिशंस हैं, कलाकार हैं, जो तरह तरह के शिल्प का उत्पादन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो शीर्ष पर है वह सम्राट है, उसके बाद शोगुन, दैमियो, समुराई, किसान, कलाकार और जो छोटे किसान हैं वह। डेवलपमेंट इन जापान। जापान में विकास को अगर देखा जाए तो 16वीं शताब्दी से 3 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला, जो किसान थे उनसे हथियार ले लिए गए और केवल समुराई जो योद्धा वर्ग था उसे ही तलवार रखने का अधिकार दिया गया, जिससे साम्राज्य में शांति आई। दैमियो को आदेश दिया गया कि वह राजधानी एदो में रहेंगे और उनको अपने क्षेत्र में ज्यादा ऑटोनॉमी या स्वायत्तता दी गई। तीसरा, जो भूमि था उसका सर्वेक्षण किया गया, उनके स्वामियों का निर्धारण किया गया और जो भी टैक्स था वह निश्चित किया गया। इसके लिए भूमि को अलग अलग वर्गों में बांटा गया और उत्पादकता के आधार पर उसका राजस्व, उसका रेवेन्यू निश्चित किया गया। अगर हम जापान को देखें तो उस समय एदो, ओसाका, क्योटो ये बड़े शहर थे और यह आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थे। इस दौरान बच्चों विकास तेजी से देखने को मिलता है और स्टॉक मार्केट भी उसका विकास होता है। इस दौरान जो प्रभाव था चाइना का उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जापानी संस्कृति
और साहित्य को बढ़ावा देने की बात की गई। जापान एक अमीर देश माना जाता था क्योंकि बड़ी मात्रा में यह चीन से सिल्क और भारत से अन्य वस्त्रों का आयात करता था और यह सोने के रूप में दिया जाता था, जिससे जो शोगुन थे उनको लगता था कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो उन्होंने जापान के विकास के लिए कुछ कदम उठाए। पहला, उन्होंने जो कीमती धातुएं थी उसके एक्सपोर्ट पर, उसके निर्यात पर रोक लगाई। साथ में उन्होंने निशिजिन में एक सिल्क उद्योग की स्थापना की, जिससे कि जो भारी मात्रा में सिल्क आ रहा है उसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उनके लिए सोना चांदी देना पड़ता है, उसको रोक लगाई जा सके। जो निशिजिन में सिल्क था बड़ी तेजी से वह दुनिया भर में विख्यात हो जाता है और वह एक अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का सिल्क माना जाता था। इस तरह से जापान ने 16वीं शताब्दी में तेजी से विकास प्रारंभ किया। हाउ जापान escaped फ्रॉम द यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड कोलोनाइजेशन। जापान कैसे यूरोपीय साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से बच गया। जो भी अधिकारी थे और लोग थे उनको पता चल गया था कि जो यूरोपीय देश हैं वह धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं और भारत और अन्य देशों में उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया है और चीन को भी उन्होंने हरा दिया है। इससे उन लोगों को काफी डर था कि जापान को भी वह एक न एक दिन अपने कॉलोनी बना लेंगे। इसलिए जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, जो स्कॉलर्स थे और उनके नेता थे, लीडर्स, वह चाहते थे कि यूरोप वासियों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और उनके बारे में समझने का प्रयास करें, उनके विचारों को जानने का प्रयास करें कि कैसे वह इतने ताकतवर होते जा रहे हैं। कुछ का विचार था कि नहीं, यूरोपीय वासियों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। कुछ लोगों का था कि हमें अपने देश को खोलना चाहिए और यूरोपीय लोगों को आना चाहिए। बच्चों, शोगुन जो थे उनका विचार था कि अगर हम जापान को अलग थलग रखेंगे, आइसोलेटेड रखेंगे, तो इससे जो है जापान जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं उनसे बची रहेंगी। इस प्रकार बच्चों जापान जो है पूरी दुनिया से कटा रहा, इस कारण से वह औपनिवेशिकरण से बच गया। लेकिन धीरे धीरे बच्चों आंतरिक मतभेद शुरू हो गए और बहुत सारी अन्य परेशानियां जो है वो खड़ी हो गई, विशेष करके व्यापार को लेकर के। 1853 में यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी एक नेवल फोर्स कमोडोर मैथ्यू पेरी के नेतृत्व में जापान भेजी और जापान की सरकार से एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया और उनसे व्यापार और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वह स्थापित करने के लिए दबाव डाला। बच्चों, यह एक टर्निंग पॉइंट था जापान के इतिहास में। देखते हैं इसका जो है क्या प्रभाव। बच्चों, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जापान अलग थलग कटा रहा, जिस कारण से विदेशी ताकतें जो है उस पर अपना प्रभाव नहीं स्थापित कर पाई। ये कमोडोर मैथ्यू पेरी है और यही वो शिप है जिसको लेकर के आया और जापानी साहित्य में इसका जो है चित्रण किया गया है। बच्चों देख सकते हैं जापान और यूएसए के बीच में जो दूरी है काफी है, लेकिन छोटे छोटे जो आइलैंड्स है, हवाई द्वीप समूह से देखें आप, हवाई द्वीप समूह जो है वह इसके काफी नजदीक है। इसलिए अमेरिका चाहता है
कि ये जो हवाई और जो छोटे छोटे अन्य द्वीप समूह हैं वह रास्ते खुल जाए, जिससे कि उनको जापान और फिर चीन इनसे व्यापार करने में उसको आसानी हो जाए। इसलिए बच्चों उन्होंने मैथ्यू पेरी को जापान से संधि करने के लिए भेजा। तो अगर यहाँ पर इनका रास्ता खुल जाता है, जापान उनको जो है आग्रह को मान लेता है, उससे उनको व्यापार करने में काफी सुविधा होती है। तो जापान से क्या चाहता था बच्चों? जो चीन के साथ संपर्क मार्ग था उसमें यह रास्ते पर था। दूसरा, उसके जो जहाज चलते थे उसको ईंधन की जरूरत होती थी, रिफ्यूलिंग की जरूरत होती थी। इसलिए वह चाहता था कि यह रास्ता खुल जाए और यह लोग हमें ईंधन देने लगे। उस समय बच्चों केवल एक यूरोपीय देश था, हॉलैंड था, जो जापान के साथ व्यापार करता था। तो अमेरिका बच्चों चाहता था कोलिंग स्टेशन, जिससे कि उसके जहाजों को कोयला मिल सके। वह एक ट्रेडिंग पार्टनर बनना चाहता था और अपने जो जहाज जो किसी कारण टूट फूट जाते थे उनके लिए वह एक जगह चाहता था जहां उसको वह उन जहाजों को फिर से सुधार कर सके और वापस जो है वह अपने देश आ सके। तो ये 3 प्रकार की मांगे उनकी जापानी सरकार से थी। इसका क्या प्रभाव पड़ा? कमोडोर मैथ्यू पेरी का जापान यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? यह टर्निंग पॉइंट था जापान के इतिहास के लिए। पहला, उन्होंने जापान को पश्चिमी व्यापार के लिए खोल दिया। दूसरा, मेजी रेस्टोरेशन, जो सम्राट मेजी थे उनकी पुनर्स्थापना कर देते हैं और सम्राट का प्रभाव बढ़ जाता है। जो सम्राट है अब वह असली सत्ता का स्वामी हो जाता है। जो अभी उसके नाम से शासन हो रहा था, अब वह असली सत्ता का स्वामी बन जाता है, क्योंकि जनता डिमांड करती है। जो शोगुन थे उन्होंने जो जापान को अलग थलग करके रखा था उसके विपरीत उन्होंने उसको हटा दिया और जो सम्राट था उसके महत्व को उन्होंने समझा। मेजी रेस्टोरेशन, मेजी पुनर्स्थापना। मेजी के आने के कारण बच्चों जो सम्राट था वह महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है और उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। 1868 में एक आंदोलन के द्वारा जो शोगुन थे उनको सत्ता से हटा दिया जाता है और सम्राट को एडो ले आते हैं। इस तरह से बच्चों सम्राट की शक्ति में वृद्धि होती है और एडो का नाम बदल करके टोक्यो कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है पूर्वी राजधानी। न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू काउंटर यूरोपियन इंपीरियलिज्म, क्योंकि जो यूरोपीय शक्तियां थी वो औपनिवेशिक थी, तो उसको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक नारा दिया गया, फुकोकू क्योहे, जिसका अर्थ है रिच कंट्री स्ट्रांग आर्मी, समृद्ध देश मजबूत सेना। यह इसलिए था क्योंकि जो यूरोपीय शक्तियां थी काफी ताकतवर थी, इसलिए चाहते थे कि एक शक्तिशाली सरकार हो और एक शक्तिशाली सेना बनाई जाए, नहीं तो वह लोग भी औपनिवेशिक शक्तियों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए बच्चों उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए और साथ में एक नई जो है राजनीतिक प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया, जिसको एम्परर सिस्टम बोला जाता है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर राजा है, उसके नीचे नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है और सेना है। यह 3 जो है इसके प्रमुख अंग थे। और जो सम्राट था उसको सन गॉड, सूर्य देव का जो है रूप माना जाने लगा और उस रूप में उसकी उपासना की जाने लगी और उसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा।
वह बच्चों पश्चिमी देशों के भांति मिलिट्री यूनिफॉर्म, जो सेना की वर्दी थी, वह पहनता था, जिससे वह एक प्रभावशाली व्यक्ति दिखे। मेजी रिफॉर्म्स, मेजी सुधार। मेजी रिस्टोरेशन के बाद, मेजी पुनर्स्थापना के बाद सरकार ने एक समृद्ध देश और मजबूत सेना के लिए कुछ सुधार किए, जैसे अबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको जो है उन्होंने हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली लागू की। जर्मन संविधान की भांति एक लिखित संविधान की स्थापना की गई। साथ में जमीनों का पुनर्वितरण किया गया। लैंड redistribution was taken over. Similarly, on the lines of the Western countries like French and German, जो उनके विद्यालयी शिक्षा थी उसको परिवर्तन किया गया। इसी प्रकार जर्मन सेना की भांति प्रशियन आर्मी की तरह सेना का आधुनिकीकरण किया गया। ब्रिटिश की भांति एक मजबूत नेवी बनाई गई। साथ में जो सम्राट था उसकी पूजा को बढ़ावा दिया गया और बहुत सारे व्यक्तिगत अधिकार दिए गए। तो यह सुधार जो लागू किए गए, इन सुधारों को मेजी सुधार या मेजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। मेजी रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स। 1870 के दशक से ही लड़कों और लड़कियों के लिए कंपलसरी, अनिवार्य जो है शिक्षा प्रणाली लागू की गई और उसका करिकुलम वह पश्चिमी विचारों पर आधारित था, लेकिन जापान के इतिहास पर विशेष प्रकार से उस पर फोकस किया गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था वह पूरी की पूरी जो है शिक्षा प्रणाली को अपने नियंत्रण में रखता था और वह कौन सी किताबें पढ़ानी है, टीचर्स को किस प्रकार ट्रेनिंग देनी है, इस पर नियंत्रण रखता था। साथ में मोरल कल्चर, जो नैतिक शिक्षा थी, उसको जो है दिया जाता था और बच्चों को किस प्रकार से अपने माता पिता, देश के प्रति कैसे सम्मान देना है और कैसे उन्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, इसकी शिक्षा दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने एक नया जो है मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें जो पुराना सिस्टम था, जो गांव को कमजोर करता था, उन्होंने इसके उलट इस तरह से उसकी व्यवस्था की कि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वह अपने आप में पर्याप्त राजस्व इकट्ठा कर सकें, जिससे कि स्थानीय जो सुविधाएं हैं जैसे विद्यालय हैं, स्वास्थ्य है, इस पर वह अपना ध्यान दे सकें। साथ में इन इलाकों को, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनको सेना की भर्ती के केंद्र के रूप में उसको विकसित किया गया और सभी जवान लोगों को जो 20 साल से ऊपर के हैं, सबको मिलिट्री सेवा में, सेना में सेवा को अनिवार्य बनाया गया। एक निश्चित समय तक सबको सेना में भर्ती होना अनिवार्य था। इस तरह से एक आधुनिक सेना का निर्माण हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सरकार ने एक नया न्यायतंत्र विकसित किया, जिसके द्वारा जो राजनीतिक समूह थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सका और जो उनके द्वारा मीटिंग्स आयोजित की जाती थी उस पर भी रोक लगा दी गई। साथ में जो प्रेस था उस पर भी उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर दिया। इन कार्यों से इनका विरोध भी किया गया। मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सुधार, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। सरकार ने कृषि क्षेत्र पर कर बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा किया। जापान में पहली रेलवे लाइन
टोक्यो से योकोहामा के बीच में 1870 से 72 के बीच में बनाई गई। ऐसी मशीनों का आयात किया गया, विशेष करके जो कपड़ा उद्योग था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण किया जा सके। जो विदेशी कुशल तकनीशियंस थे, उनको यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में बुलाया गया, जिससे वह यहाँ के लोगों को उन मशीनों के विषय में बता सकें। जापान के जो विद्यार्थी थे, उनको विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, और जब वह आते थे तो उनको सरकारी सेवा में तुरंत ही ले लिया जाता था। 1872 में मॉडर्न बैंकिंग जो है लागू किया गया। इसी प्रकार मित्सुबिशी और सुमिमोटो जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको जो है उन्होंने सहायता दी, जिससे कि वह बड़े बड़े जो है जहाज़ों का निर्माण कर सके। इन कंपनियों ने बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया, जिनके द्वारा जापान का व्यापार हो सका। इससे पहले उनको बड़े जहाज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जय वास्तु व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जो बड़े जो है उद्योग थे, वह कुछ ही परिवारों के पास सीमित थे, और यह व्यवस्था बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार तक चलती रही। यानी कुछ लोगों के हाथ में ही यह बड़े जो है बिजनेस हाउसेस थे, जो पूरी अर्थव्यवस्था पर उनका नियंत्रण था। इस दौरान जापान की जो जनसंख्या थी, उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। जो 3.5 करोड़ थी, वह लगभग 5.5 करोड़ हो गई। सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लोगों का माइग्रेशन, जो प्रवास था, उसको बढ़ावा दिया। जो उत्तर के द्वीप थे, उस तरफ जो है इनको भेजा। इसके बाद बच्चों उनको अन्य क्षेत्रों में, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ भी अपने नागरिकों को बसने के लिए प्रेरित किया, तो माइग्रेशन को भी बढ़ावा दिया। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इफ वी सी द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज आर 7 lakh in 1870, and in 1930 the number has grown to 40 lakh. और बच्चों, इसमें इन औद्योगिक इकाइयों में 5 से कम जो है लोग होते थे, और न तो यहाँ मशीनें होती थी कोई बड़ी, और न ही उस समय बिजली की व्यवस्था थी। हालांकि उस समय बिजली का प्रचार प्रसार इतना अधिक नहीं हुआ था। जैसे जैसे उद्योगों में वृद्धि हुई, लोग शहरों की तरफ आकर के बसने लगे, और बच्चों 1925 तक 21% और 1935 में 32% आबादी शहरों में थी। बच्चों, आधी आबादी महिलाओं की थी, और बच्चों समय के साथ में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई, और 1930 के बाद ही बच्चों महिलाओं की संख्या से ज़्यादा हुआ। और बच्चों धीरे धीरे ये जो फैक्ट्रियां थी, जो उद्योग थे, वह बड़े होने लगे। ज़्यादा औद्योगिकरण के कारण बच्चों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हुई। इसके कारण पर्यावरणीय प्रदूषण फैला, और तनाका शोजो, इन्होंने सबसे पहला आंदोलन 1897 में चलाया, जिसमें 800 गांव के लोग जो है इसमें शामिल थे, जिसमें सरकार ने जो है इस औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एग्रेसिव नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। बच्चों, मेजी जो गवर्नमेंट थी, उसने अपना एक संविधान बनाया, मेजी संविधान बनाया, जिसके तहत एक संसद की स्थापना की गई, जिसका नाम डाइट रखा गया। बच्चों, इन्होंने जो सरकार की स्थापना की, उन लोगों ने पूरी शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखा। उन्होंने नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण किया, और वही बच्चों सत्ता में आने लगे। इसमें बच्चों जो सम्राट था,
वो सैन्य सेनाओं का प्रमुख था। और 1899 में जो प्रधानमंत्री था उसने आदेश जारी किया कि केवल जो मिलिट्री जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, सिर्फ वही मंत्री बन सकेंगे। इस तरह से बच्चों एक उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, जिसमें सेना ड्राइविंग सीट पर होती है। सेना प्रमुख जो है रोल या भूमिका अदा कर रही है। और बच्चों यह करने के पीछे जो कारण था कि पश्चिमी देश उसको अपना गुलाम न बना ले। जापान बिकम अ कॉलोनियल पावर। अत्यधिक राष्ट्रवाद पर या प्रबल राष्ट्रवाद के कारण जो जापान है बच्चों, वह ज्यादा आक्रामक हो गया और अपने विस्तार के लिए वह व्याकुल हो गया। इस कारण से उसने चीन और रूस दोनों पर बच्चों आक्रमण किया और दोनों ही युद्ध उसने जीते। इस तरह से बच्चों जापान एक समृद्ध देश होने के साथ साथ स्वयं एक उपनिवेशवादी देश बन गया। यानी उग्र राष्ट्रवाद ने जापान को एक औपनिवेशिक शक्ति में परिवर्तित कर दिया, जैसी औपनिवेशिक शक्ति पश्चिमी देश थे। जापान के प्रभाव क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि जापान कैसे एक बड़े इलाके पर उसका प्रभाव है। जो बच्चों ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, यह उसके प्रभाव क्षेत्र हैं। बड़ा प्रभाव क्षेत्र आप देख सकते हैं। 1942 में इतने बड़े हिस्से पर जापान ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसमें बच्चों आप देख सकते हैं ये जो भारत का भूभाग है, अंडमान और निकोबार, वह भी उसके नियंत्रण में आ गया था। वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन, पाश्चात्यकरण और परंपराएं। जापान में जैसे जैसे उसका विकास होता गया, वैसे ही अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रखे जाए और उसके विकास कौन से मॉडल को चुना जाए, इस पर बहस शुरू हो गई। फुकुजावा युकिची जैसे विद्वान थे, वो कह रहे थे कि जापान को अपने अंदर से एशिया को उखाड़ फेंकना चाहिए और पश्चिमी जो परंपराएं हैं उसको जो है आत्मसात कर लेना चाहिए। लेकिन जो नई पीढ़ी थी वह कह रही थी कि नहीं, हमें ऐसे पाश्चात्य विचारों का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए और हमें जो पारंपरिक मूल्य हैं उनको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक मूल्य से ही हमारा जो है जो राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र भावना है, राष्ट्रीयता की भावना, वह प्रबल होगी। इसका समर्थन मियाके सेत्सुरेई जैसे विद्वान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपने के अंदर में विशेष जो टैलेंट है उसको जो है बाहर निकालना चाहिए, इससे विश्व का भला होगा। फुकुजावा युकिची यह पाश्चात्यकरण के समर्थक थे, वेस्टर्नाइजेशन समर्थक थे। मियाके सेत्सुरेई यह जापानी परंपरा के समर्थक थे। डिमांड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक संवैधानिक सरकार की मांग। बहुत सारे जो विद्वान थे जिन्होंने पश्चिमी उदारवाद को देखा, उसका अध्ययन किया, उनकी मांग थी कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, न कि एक सैन्य सरकार। वह सैन्य सरकार को हटाने के पक्ष में थे। और यूके इमोरी, इन्होंने एक पॉपुलर राइट्स मूवमेंट चलाया। इसमें उन्होंने मांग रखी कि एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की जाए। इसके फलस्वरूप ही उनका मानना था कि इसके फलस्वरूप ही लोगों के अंदर उदारवादी जो है शिक्षा पनपेगी और लोगों का विकास होगा। उनके अनुसार आज़ादी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यवस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज़ादी है। और उन्होंने महिलाओं के लिए चुनाव में अधिकारों की मांग की। इससे बच्चों सरकार में काफी दबाव पड़ा और उन्होंने एक संविधान की स्थापना की, जिसके द्वारा एक डेमोक्रेटिक सरकार का गठन हुआ।
यूके इमोरी। डेली लाइफ की बात करें, रोजमर्रा की लाइफ की बात करें बच्चों, रोजमर्रा के जीवन की बात करें तो जापान एक पितृसत्तात्मक परिवार था, पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम था, जिसने बाद में एकल परिवार को बढ़ावा दिया। और बच्चों जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे ज़्यादा वस्तुओं की, घरों की और पारिवारिक सुख सुविधाओं की मांग बढ़ी। लोग ज़्यादा जो मिडिल क्लास, जैसे औद्योगिकरण बढ़ा बच्चों, मिडिल क्लास का जो है विस्तार हुआ। इस दौरान बच्चों विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैम्स, पब्लिक पार्क्स और ऐसे ही बच्चों रेडियो स्टेशन की स्थापना 1925 में की गई। साथ में बच्चों 1899 में फिल्मों का भी निर्माण शुरू हो गया, जिससे कि समाज का सही प्रकार से मनोरंजन किया जा सके। ओवरकमिंग मॉडर्निटी, बच्चों जो आधुनिकता है उसके लिए निरंतर वहाँ पर डायलॉग्स होते रहे, वाद विवाद होता रहा। और ऐसा ही एक सेमिनार सिम्पोजियम 1943 में आयोजित किया गया, जिसमें किस प्रकार से जो पश्चिमी जो विचार हैं उसको कैसे हम अपने जीवन में उतारें। ऐसे ही एक म्यूजिक कंपोजर हैं जिनका नाम था मोरोई साबुरो। वह कहते हैं कि जो जापानी संगीत है, जो म्यूजिक है, वह पाश्चात्य उपकरणों पर चलाने से वह उस प्रकार के सेंसरी स्टिमुलेशंस नहीं करता, ऐसा आत्मिक सुख नहीं प्राप्त कराता जैसा कि जो जापानी वाद्य यंत्रों में है। इसी प्रकार बच्चों निशितानी केजी ये जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता है, उसकी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहला रिनेसा, पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन और राइज ऑफ नेचुरल साइंसेस। उनका कहना है कि जापान की जो आत्मीय शक्ति है वह उपनिवेशवाद से इसको बचाएगी। और उनका कहना है कि यह जापान की जो है ड्यूटी है, कर्तव्य है, वह एक नई व्यवस्था को जन्म दे, यानी जो एशियाई, पूर्वी एशियाई क्षेत्र है उसका यह प्रमुख नेता बन करके उभरे। तो इस तरह से बच्चों जो आधुनिकता की परिभाषा है उसमें बहुत ही द्वंद्व चल रहा है जापानी समाज में कि किस परंपरा को अपनाया जाए। क्या पश्चिमी देशों का अंधानुकरण किया जाए या जापान अपने ही जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उससे ही जुड़ा रहे। तो बच्चों इन्होंने अपनी जो परंपराएं थी उसको आधार बना करके जो पश्चिम का उपनिवेशी शक्ति थी उसको रोकने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। डिफीट इन वर्ल्ड वॉर II एंड री इमर्जेंस एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। बच्चों जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया और उसके 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए, एटम बम गिराए गए, जिससे बहुत ही जन धन की हानि हुई। और चूंकि ये हार गया था तो अमेरिकी सेना ने, अमेरिकी नेतृत्व में उसके जो सैन्य शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया और एक नया संविधान जो है वह बनाया गया, जिसमें आर्टिकल 9 इंसर्ट किया गया, जिसमें नो वॉर क्लॉज था। और इसके साथ ही बच्चों बहुत सारे और सुधार किए गए, जिसमें ट्रेड यूनियंस और साथ में जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे उनको हटाने की बात की गई। बच्चों दोबारा से क्योंकि सेना का प्रभुत्व था, पॉलिटिकल पार्टीज को रिवाइव किया गया, उनको पुनर्जीवित किया गया और 1946 में बच्चों जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है।
पोस्ट वॉर मिलेगा। बच्चों, युद्धोपरांत, युद्ध के पश्चात जापान ने बड़ी तेजी से अपना पुनर्निर्माण किया और कोरियाई और वियतनामी युद्ध ने जापानी जो अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत मदद की और जापान बड़ी तेजी से बच्चों पुराने उसी विकास के स्तर को पहुंच गया और 1964 में जो ओलंपिक थे वो टोक्यो में आयोजित किए गए। इस दौरान बच्चों जापान ने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति की, विशेष करके तकनीकी क्षेत्र में, और बुलेट ट्रेन जिसको शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है उसको भी उन्होंने अपने देश में इंट्रोड्यूस किया। बड़ी तेजी से औद्योगिकरण होने के कारण बच्चों स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिले। कैडमियम और मरकरी जैसी जो है वो जहर वह बड़ी तेजी से जो है लोगों में फैलने लगे, जिसके प्रति लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और पर्यावरण सुधार के प्रति मांग बढ़ी। इस तरह से बच्चों जापान में 1960 के दशक में तेजी से सिविल सोसाइटी गठित की गई और इन लोगों ने जो समस्याएं थी विशेष करके पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उस पर सरकार पर दबाव बनाया कि लोग जो इससे प्रभावित हैं उनको कंपनसेट किया जाए और इन समस्याओं से लोगों को बचाया जाए। तो यह बहुत बड़ा जो है अंतर जापान में देखने को आता है, विशेष करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और यह एक शक्तिशाली देश जो है बन जाता है। सरकार ने भी पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही कठोर मेजर्स लिए, कानूनी उपाय लिए, जिससे कि पर्यावरण वह सुरक्षित रहे। तो बच्चों जापान जो है आज एक विकसित देश है, लेकिन अभी भी बच्चों कुछ उसको सीमाएं हैं, जैसे कि वह तकनीकी क्षेत्र में इतना आगे होने पर भी कैसे वह अपने आप को निरंतर इसी जो है फील्ड में आगे रखे। इसलिए नित नए इनोवेशन, नए आविष्कार आपको देखने को मिलते हैं। तो छोटा सा देश किस प्रकार अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है, जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं कैसे उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाती, इसके विपरीत वह खुद एक औपनिवेशिक शक्ति बन जाता है, यह इस उदाहरण से समझा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद तीसरा और अंतिम वीडियो होगा जो चीन के द्वारा जो आधुनिकीकरण का मार्ग चुना गया उससे संबंधित है। आप अपने विचार और सुझाव अवश्य हमें भेजें, जिससे कि हम और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।